हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पूछे जाते रहे हैं उनके बारे में, और इसको हम विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये यूजफुल होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको काफी अच्छे ढंग से सुनना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे ही बनेंगे। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गतिकी से प्रतिस्थापित किया है? तो ये बात कर रहा है सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक की। पहला ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम या एंथनी गिडिंस। तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे जो कि समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, और इन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस का कॉन्सेप्ट दिया है जो कि मानव बौद्धिक विकास के सफर को दर्शाता है, जिसमें इन्होंने 3 स्टेज की बात की है। पहला स्टेज है धार्मिक, दूसरा है तात्विक, तीसरा है वैज्ञानिक। अगस्त कॉम्टे ही हैं जिन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र की नींव रखी, और इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स कहा, लेकिन बाद में इन्होंने इसे सोशियोलॉजी नाम दिया। और अगस्त कॉम्टे की जो अध्ययन की पद्धति है वो प्रत्यक्षवादी है, जो कि घटनाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण पर बल देती है। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, और साथ ही इन्होंने एलिमिनेशन ऑफ अनफिट का भी कॉन्सेप्ट दिया है, और इन्होंने सामाजिक संरचना को जीव सादृश्यता माना है। दुर्खीम की बात कर लेते हैं। दुर्खीम जो कि एक प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं, इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने सामाजिक तथ्यों का भी सिद्धांत दिया है। इन्होंने समाज में श्रम विभाजन के बारे में भी चर्चा की है, और इन्होंने धर्म और समाज के बारे में भी बताया है, और धर्म को समाज की अव्यक्ति ही कहा है, अर्थात जो धर्म के उद्भव का स्रोत जो है वो समाज है। और साथ ही इन्होंने धर्म के संदर्भ में पवित्र और अपवित्र का भी कॉन्सेप्ट दिया है। एंथनी गिडिंस के बारे में जान लेते हैं। एंथनी गिडिंस इनका जो अध्ययन रहा है वो सामाजिक ढांचे और मानवीय क्रिया के बीच जटिल संबंधों पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से समाज के किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं की है? सरल समाज, युग्म समाज, सरल युग्म समाज, द्वियुग्म समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल युग्म समाज। हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने कहा है कि समाज का जो विकास हुआ है वो सरल से जटिल की ओर हुआ है। समाज के विकास क्रम में इन्होंने सरल समाज, युग्म समाज और द्वियुग्म समाज इस प्रकार क्लासिफिकेशन किया है। और जो सरल समाज है वो एक छोटा समाज होता है, शिकारी और खाद्य संग्राहक समाज है, और इसमें समरूपता पाई जाती है, और लगभग जो व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति लगभग एक जैसा व्यवसाय करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। जैसे पहले का जो आदिम समाज हुआ करता था उसे सरल समाज स्पेंसर कहते हैं। और युग्म समाज का निर्माण कई सरल समाजों के मिलने से हुआ है। जो युग्म समाज है ये एक स्थायी समाज है, सरल समाज की अपेक्षा अधिक स्थायी और औपचारिक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत श्रम विभाजन पाया जाता है, लेकिन इस स्तर का श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है जिस स्तर का द्वियुग्म समाज में पाया जाता है। जैसे कृषि आधारित प्राचीन ग्रामीण समाज सबसे जटिल है द्वियुग्म समाज। यह कई युग्म समाजों के मिलने से बना है, और यह समाज अधिक जटिल, केंद्रीकृत और शक्तिशाली शासन संरचना पाई जाती है। इसमें श्रम विभाजन और जो विभेदीकरण है वो अपने चरम पर पाया जाता है, जैसे आज का समाज। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से
निम्न वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है? फ्रीमैन या स्लेव, उच्च या निम्न, गिल्ड मास्टर एवं जर्नीमैन, पैट्रिशियन और प्लेबियन। तो जो कार्ल मार्क्स है, जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विचारक हैं और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का इन्होंने विचार दिया है। द्वंद्व को अपने विचार के केंद्र में रखते हैं। द्वंद्व मतलब किसी चीज में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमी पाई जाती है और उन कमियों को दूर करने के लिए उसमें चेंज किए जाते हैं और उसके चेंज होने से ही समाज में धीरे धीरे चेंज आता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विचारक हैं कार्ल मार्क्स और इन्होंने सिद्धांत दिया है उत्पादन प्रणाली का, वर्ग संघर्ष का, अलगाव का और क्लास फॉर इटसेल्फ और क्लास इन इटसेल्फ इन्होंने ही दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उच्च और निम्न। ये उच्च और निम्न वर्ग का ऐसा कोई बात नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ दास और मानव इसकी बात करते हैं, गिल्ड मास्टर और जर्नीमैन की बात करते हैं, पैट्रिशियन प्लेबियन इस वर्ग की बात करते हैं। और इन्होंने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का इनका जो सिद्धांत रहा है, इसमें ये मानव समाज की ऐतिहासिक परिवर्तन की एक रेखीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और साथ ही ये हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विरोध करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि अगस्त कॉम्टे के अनुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण का अवयव नहीं है? तो अगस्त कॉम्टे जो कि समाजशास्त्र के एक जनक हैं और इन्होंने कहा है कि सभी विज्ञान एक ही सकारात्मक पद्धति का पालन करते हैं, लेकिन वे जटिलता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित हैं। इन्होंने हायरार्ची ऑफ साइंसेज में बताया है कि सरल विज्ञान पहले विकसित हुए और उसके बाद क्रमशः अधिक जटिल विज्ञानों का विकास हुआ। तो सबसे पहला जो विकास हुआ है वो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले मैथमेटिक्स आया, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी आया, उसके बाद फिजिक्स आया, उसके बाद केमिस्ट्री आया, उसके बाद बायोलॉजी आया, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी का विकास हुआ। तो ये एक क्रम में विकसित हुए हैं। इनका क्रम याद करने की ट्रिक है MA इन PCB और फिर उसके बाद सोशियोलॉजी, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशियोलॉजी, ये इनका एक क्रम है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग, परिस्थिति, दल को स्त्रीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खीम और नोम चोम्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो कि एक जर्मन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने समाज में स्त्रीकरण को समझाने के लिए कार्ल मार्क्स के एक आयामी दृष्टिकोण से हटकर एक बहुआयामी मॉडल पेश किया है। और वेबर का जो मानना है कि सिर्फ उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही समाज का स्त्रीकरण नहीं होता है, बल्कि सामाजिक सम्मान और राजनीतिक शक्ति भी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करती है। जबकि मार्क्स कहते हैं कि जो उत्पादन प्रणाली है वो व्यक्ति की स्थिति को निर्धारित करता है। और ये तीन आयाम जो बहुआयामी मॉडल बताया है, सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी मॉडल जो बताया है वेबर ने, उसके तीन आयाम बताए हैं। एक बताया है वर्ग, दूसरा परिस्थिति, तीसरा है दल। वर्ग आपके पास क्या है, इसका वो वर्ग इससे तय होता है कि आपके पास क्या है। बाजार में संपत्ति और कौशल के आधार पर ही वर्ग का निर्माण होता है। और जो परिस्थिति है वो सामाजिक सम्मान और जीवन शैली से जुड़ी हुई अवधारणा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जैसे ब्राह्मण, अभिजात वर्ग, सेलिब्रिटी। और दल दल जो होता है, दल
का आधार राजनीतिक संगठन और शक्ति है। इसमें कहा गया है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्न में से समाज के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। तो पहला है आदिम साम्यवाद, परंपरागत समाज, सामंती समाज या प्राचीन समाज। तो जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक जर्मन दार्शनिक हैं और क्रांतिकारी समाजवादी हैं और इन्होंने द्वंद्वात्मक प्रत्यक्ष से समाज का अध्ययन किया है। इनका जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसमें इन्होंने माना है कि समाज के विकास की गति जो है आर्थिक संरचना द्वारा निर्धारित नहीं होती है। इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है उसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समाज के विकास की गति आर्थिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है, जिसमें उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध इतिहास की मुख्य चालक शक्ति हैं और जब ये संबंध विकास की गति में बाधा बनते हैं तो एक क्रांति द्वारा एक नया समाज जन्म लेता है। इसी के आधार पर इन्होंने समाज का एक रेखीय विकास क्रम दर्शाया है और कहा है कि इसमें कोई भी अवस्था दोहराई नहीं जाती है। एक रेखीय विकास क्रम में जो पहली अवस्था है मानव विकास की, आदिम साम्यवाद है। जो दूसरी अवस्था है वो दास युग की है। तीसरी अवस्था है सामंती युग की है। चौथी अवस्था है पूंजीवादी युग की है और जो पांचवी अवस्था है जो आने वाली अवस्था होगी, जो क्रांति के द्वारा लाई जाएगी, वो होगी साम्यवादी युग, जिसमें ना कोई निजी संपत्ति होगी, ना ही कोई बुर्जुआ वर्ग होगा अर्थात पूंजीपति वर्ग होगा, सभी का सब पर समान अधिकार होगा। इस प्रकार की चर्चा कार्ल मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विचारक 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों से संबंधित नहीं है? रूसो, मैक्स वेबर, मॉन्टेस्क्यू या ज़ेम्ब्याटिस्टवाइको। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ये भी एक जर्मन समाजशास्त्री हैं और इनका जन्म 1864 में हुआ और मृत्यु 1920 में हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि ये 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों से संबंध नहीं रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है वेबर ने, जिसमें ये कहते हैं कि आदर्श प्रारूप वास्तविकता का एक मानसिक नमूना या सैद्धांतिक रूपरेखा है। यह एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल नहीं है, बल्कि यह एक एनालिटिकल टूल है जो वास्तविक दुनिया की जटिल घटनाओं को समझने में हमारी मदद करता है। यह समाज में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट लक्षणों को लेकर एक तार्किक रूप से सुसंगत मॉडल बनाता है और ये शोधकर्ताओं के दिमाग की उपज है। और यह जो मॉडल है ये आदर्श है, ना कि आदर्शवादी है। यहाँ आदर्श का मतलब ही है कि जो लक्षण है वो शुद्ध रूप में विद्यमान है, ना कि संपूर्णता में, और यह वास्तविकता के केवल सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को हाईलाइट करता है और बाकी अन्य तत्वों को नजरअंदाज कर देता है। हम वास्तविकता को मापने के लिए एक पैमाने के रूप में इसका यूज करते हैं। वेबर ने इसका यूज अपने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किया है और साथ ही वेबर ने सत्ता के
3 आदर्श प्रारूप बताए हैं, जैसे पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्कसंगत सत्ता। पारंपरिक सत्ता जैसे जो सत्ता का स्रोत है या वैधता है वो प्रथा और रिवाजों पर आधारित होती है, और जो करिश्माई सत्ता होती है ये असाधारण व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित होती है, पर्सनालिटी पर आधारित होती है, जैसे महात्मा गांधी की सत्ता, हिटलर की सत्ता। तर्कसंगत सत्ता जहां सत्ता की वैधता कानून और संविधान में निहित होती है, ना कि किसी व्यक्ति में। और साथ ही इन्होंने नौकरशाही का भी आदर्श प्रारूप बनाया है। तो इस प्रकार से वेबर ने आदर्श प्रारूप का विश्लेषण किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में एक सही नहीं है। तो अभी जैसा कि अभी हमने देखा कि वेबर ने परंपरागत सत्ता की बात की है, मतलब राजा की सत्ता, और वैधानिक सत्ता जिसमें सत्ता की वैधता का आधार तर्कसंगत कानून नियम था, और करिश्माई सत्ता इसकी बात की है, जैसे महात्मा गांधी की सत्ता और व्यक्ति की व्यक्तित्व का आधार सत्ता का स्रोत होता है, और जो तानाशाही सत्ता है इसकी वेबर ने चर्चा नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणी व्याख्या कहा है, और इसको कहकर मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना करते हैं? रेडल्फ कॉलिंस है, लेविस कोजर है, रॉल्फ डायरनडॉर्फ है, या फिर मैक्स वेबर? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अभी हमने देखा आइडियल टाइप का प्रारूप, आइडियल टाइप मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही और सत्ता के बारे में विचार दिया है। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के माध्यम से कहा है कि जो धर्म है वो आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। और मैक्स वेबर ने मार्क्स की इस अवधारणा को खारिज किया है कि समाज का आधार उत्पादन प्रणाली है। उत्पादन प्रणाली समाज के पहलू को निर्धारित करती है। तो इसको मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत में खारिज किया है और कहा है कि जो मार्क्स का सिद्धांत है वो बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणी व्याख्या है, अर्थात सिर्फ जो विश्व को व्याख्या कर देना सिर्फ उसकी उत्पादन प्रणाली के आधार पर सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की शक्ति, उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो जैसा कि हमने अभी देखा है कि ये केंद्रित किया है कार्ल मार्क्स ने। अदर थिंकर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स जो है 1818 पैदा हुए और 1883 में मर गए। एमएल दुर्खीम है, एमएल दुर्खीम 1858 में पैदा हुए और 1917 में मर गए। जॉर्ज सिमेन है, जॉर्ज सिमेन भी 1858 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1918 में हुई। मैक्स वेबर जो है 1864 में इनका जन्म हुआ, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। कब जन्म और कब मृत्यु हुई है इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न इनके कालक्रम के अनुसार आ जाता है। अब जॉर्ज सिमेल की थोड़ी बात चर्चा हम इधर करना चाहेंगे। जो जॉर्ज सिमेल है, जॉर्ज सिमेल एक जर्मन दार्शनिक है और ये समाज में जो संघर्ष है उसको अच्छा मानते हैं। कहते हैं कि जो समाज में संघर्ष है वो समाज में एकीकरण लाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स कहते हैं जो समाज में संघर्ष है वो समाज को
बांटने का काम करता है, समाज के लिए नुकसानदायक है, समाज को विघटित करता है। और जो जॉर्ज सिमेल हैं, इन्होंने सामाजिक रूप की चर्चा की है। सामाजिक रूप की चर्चा में इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का कार्य विशिष्ट सामाजिक सामग्री अर्थात भावनाएं और उद्देश्यों का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि उन सामाजिक रूपों का अध्ययन है जिनमें ये भावनाएं और जो उद्देश्य हैं वो आकार लेती हैं, ढलती हैं। और साथ ही इन्होंने समाजशास्त्र के दो प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। एक क्षेत्र को इन्होंने कहा है फॉर्मल सोशियोलॉजी और दूसरे क्षेत्र को इन्होंने कहा है फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी। जो फॉर्मल सोशियोलॉजी है वो सामाजिक अंतःक्रिया के शुद्ध रूपों का अध्ययन करता है, जैसे संघर्ष का रूप चाहे युद्ध हो या मैदान, खेल का मैदान, वो एक जैसा ही होता है। और फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी है, ये सामाजिक जीवन के बड़े दार्शनिक और नैतिक प्रश्नों जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस सामाजिक बंधन, सोशल बाउंडेशन और अजनबी की भूमिका से संबंधित है। अब एमाइल दुर्खीम के बारे में देख लेते हैं कुछ। एमाइल दुर्खीम जो कि एक प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने एनोमी का भी कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने आत्महत्या का कॉन्सेप्ट दिया है, सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया है। मैक्स वेबर के बारे में हमने देख ही चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध स्थापित नहीं कर सके हैं। तो वो हैं मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे हैं। वहीं अगस्त कॉम्टे क्या करते हैं? अगस्त कॉम्टे जनसंख्या वृद्धि को प्रगति से लिंक करते हैं। वहीं एमाइल दुर्खीम है। एमाइल दुर्खीम जो है ये जनसंख्या वृद्धि को लिंक करते हैं श्रम विभाजन से, डिवीजन ऑफ लेबर से, अर्थात समाज में श्रम विभाजन का कारण जनसंख्या वृद्धि है, ये एमाइल दुर्खीम कहते हैं। वहीं कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो बढ़ती जनसंख्या है वो अतिरिक्त लाभ देती है, क्योंकि यहाँ पर सस्ता श्रम बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इसी तरह से और भी आगे लेक्चर आएंगे जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं और जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।